के सभी विद्यार्थियों का जीएस विक्रांत में आज का टॉपिक है पाषाण काल यानी स्टोन एज। तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पॉलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल, मीसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक एज यानी नव पाषाण काल। यानी स्टोन एज को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। नंबर 1 पॉलियोलिथिक एज है, नंबर 2 मीसोलिथिक एज है, नंबर 3 है न्यूलिथिक एज। पॉलियोलिथिक एज का मतलब पूरा पाषाण काल है और मेसोलिथिक का मतलब है मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक का मतलब है नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है, जो पॉलियोलिथिक एज है, उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 निम्न पाषाण काल, देखिए लिखा है निम्न पाषाण काल नंबर 1, जिसकी अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काल के जो औजार थे वो पत्थरों के क्वार्टजाइट पत्थर के प्रयोग से बनाए गए थे और उस समय मानव जो है आखेटक था, संग्राहक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था और उसका जो जीवन था पूरी तरह जो है शिकार पर निर्भर था। क्योंकि मानव उस समय जो है किसी चीज की जानकारी, उसको अग्नि की जानकारी नहीं थी, उसको कृषि की जानकारी नहीं थी, केवल जानवरों की तरह जो है जंगलों में घूमा करता था, फल खा लिया करता था। यह भी ध्यान रखता था कि किस मौसम में किस जगह पर फल होंगे, उस चीज की उनको अनुभव था। उस मौसम के हिसाब से वो जहां तहां जो है घूमते रहते थे। उस मौसम की, जलवायु की पूरी उनको जानकारी थी कि किस मौसम में कहाँ फल होंगे, इसलिए वो घूमते रहते थे। और साथ ही उस क्षेत्र की बड़ी जानकारी होती है किस समय किस क्षेत्र में जो है जो जानवर हैं जिनका वो शिकार कर सकते हैं वो आएंगे। और नदियों के किनारे खासकर वो लोग जो है नदियों के किनारे रहा करते थे, क्योंकि नदियों के किनारे जो है जानवर पानी पीने के लिए आते रहते हैं। उन जानवरों में भी उन्हें ये ध्यान रखना था कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिनसे उन्हें बचना है और कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका उन्हें शिकार करना है। और ये सब चीज़ें थी उनके अनुभव के द्वारा जो सीखी गई होंगी, क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उस समय कोई हथियार नहीं थे लोगों के पास, केवल पत्थर का प्रयोग करते थे, पत्थरों के औजार उन्होंने बना रखे थे। तो उसमें भी ये बात देखने में आई कि उस समय उनका अनुभव इतना यानी ऐसा अनुभव उनका था कि वो ये मानते थे, और जो आज भी अगर हम उस चीज को देखते हैं तो बिल्कुल सही बैठता है कि नहीं, जो जानवर जो है जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं वो शिकारी जानवर होते हैं, यानी उनसे बचना है आपको। यानी उन जानवरों के पास नहीं जाना है जो जीभ से पानी पीते हैं, क्योंकि वो शिकारी और मांसाहारी जानवर होते हैं जो उनका खुद का शिकार कर सकते हैं, तो वो ऐसे जानवरों से बचते थे। और जो जानवर जो है जो मुंह से पानी पीते हैं तो वो ऐसे जानवरों का शिकार करते हैं, चाहे जैसे हिरन हुई, खरगोश हुआ, ऐसे जानवर जो मुंह से पानी पीते हैं। तो ऐसे उनको ध्यान रखना होता, अपना बचाव भी करना है और शिकार भी करना है। अगर थोड़ी गलती करी तो हो सकता है खुद शिकार हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो पूरा ध्यान रखते थे। साथ ही साथ इस काल के अंतर्गत जो है औजार जो है फलक टाइप बनाए गए, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही साथ पेबुल, एक शब्द मिलता है पेबुल, तो पेबुल संस्कृति भी इसको इसलिए कहा जाता है कि जो पत्थर पानी की रगड़ के कारण जो है चिकने हो गए थे, जो सपाट हो गए थे, उसको पेबुल कहा जाता है। तो पेबुल संस्कृति भी निम्न पाषाण काल की देन है। साथ ही साथ इस काल के अंतर्गत कोई मानव का कंकाल तो नहीं मिला है, लेकिन सबसे दूसरी बात यह है कि यहाँ से हैंड एक्स प्राप्त हुआ है, यानी हाथ की बनी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। 1863 में पलवरम यानी मद्रास के पलवरम से ये प्राप्त हुई है, जिसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1863 में दी गई। जो एक पुराने बहुत पुरातत्व वेता हैं, अंग्रेज हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 में ये जानकारी उनके द्वारा दी गई। ये प्रश्न बहुत बार जो है कंपटीशन में पूछा गया है कि भाई जो पूर्व पाषाण कालीन स्थल है वहाँ से जो है जो कुल्हाड़ी है हाथ की, कहाँ से उसके साक्ष्य मिले हैं, तो पल्लवरम से मिले हैं जो मद्रास में पड़ती है। इसको मद्रास संस्कृति भी इसलिए कहा जाता है। वो इस संस्कृति के बारे में जानकारी दी है किन्होंने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। दूसरी बात, इस संस्कृति के एकमात्र जो अभी हाल फिलहाल में जो है अभी कुछ समय पहले यानी लगभग 10-15 साल पहले जो है एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के माध्यम से हथनोरा एक जगह है होशंगाबाद में, वहां से जो है मानव का कंकाल जीवाश्म प्राप्त हुआ है। यानी एकमात्र पूरा पाषाण काल का जीवाश्म है जो हथनोरा से प्राप्त हुआ। ये प्रश्न बहुत बार मिलेगा कि उस पूरा पाषाण कालीन स्थल का नाम बताइए जहां से एकमात्र जो है जीवाश्म प्राप्त हुआ है। उस जगह का नाम है हथनोरा, जो होशंगाबाद में पड़ती है। तो क्लियर, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस समय का जो सबसे मेन चीज थी आपको ये ध्यान रखनी है। साथ ही जब
निम्न पुरापाषाण काल खत्म हो गया तो उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल आया। इस काल की विशेषता यह है कि लोगों ने, उस समय के लोगों ने अपने औजारों में, पत्थरों के औजारों में और अधिक सुधार किया, यानी उनको और नुकीला बनाया और धारदार बनाया, जिससे कि वो जानवरों का शिकार आसानी से कर सके, जिससे कि वो आसानी से जो है फलों को काट सकें, वो आसानी से कंदमूल काट सकें, जड़ों को निकाल सकें और अपनी रक्षा कर सकें। तो मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही उन्होंने जो है, मनुष्य ने मध्य पुरापाषाण के अंतर्गत ही कुत्ते को पालतू भी बना लिया था, कुत्ते को पालतू। साथ ही साथ इस समय के जो औजार थे उनमें देखिए खुरचनी, छैनी, भेदनी, फलक, ऐसी चीजों के जो है ये हथियार बनाए गए। खुरचनी, जैसे मैं आपको आज का एग्जाम्पल दूं, जब आप किसी हलवाई के पास जाते हैं जहां पर वो मावा पकाता है, उसके पास लोहे का हथियार होता है, उस टाइप का, खुरचनी टाइप का, तो वो उस तरह के हथियार इन लोगों ने बनाए थे। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस समय में जो है मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बना लिया। कुत्ता पहले से ही था ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन पालतू जो बनाया गया वो किस काल में बनाया गया, तो आपको ये ध्यान रखना, मध्य पुरापाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। मनुष्य का जीवन अभी भी शिकार पर निर्भर है। वो शिकार करता है, जंगलों में जाता है, शिकार करता है और अपने औजारों के माध्यम से जो है अपनी रक्षा भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अभी भी अपने अंदर विकास कर रहा है, लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है, सुधार कर रहा है लगातार। इसके साथ ही साथ जब वो उच्च पुरापाषाण काल में आता है तो उच्च पुरापाषाण काल में जो उसके औजार हैं वो ब्लेड की तरह तेज धारदार हैं, वो इतने चिकने हैं, वो चिकने यानी उस पर पॉलिश, यानी चमक, जो चमक देखने को मिलती है वो इस काल के औजारों में मिलती है, उच्च पुरापाषाण काल के। और साथ ही साथ हमें यह देखने को मिलता है कि इस काल के अंतर्गत जो आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस का उदय होता है। मानव तो शुरुआत से रहे हैं, लेकिन जो आधुनिक मानव आया है वो इस काल के अंतर्गत, यानी होमो सेपियंस का उदय किस काल में माना गया, तो होमो सेपियंस का जो उदय है वो उच्च पुरापाषाण काल में माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे मेन चीज ये है, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे, तो जब कंसेप्चुअल आपको नॉलेज नहीं होगा तो फैक्चुअल चीजें तो आपकी निकल जाएंगी। हमें कंसेप्चुअल भी पता होना चाहिए, हमें फैक्चुअल भी पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल पता होगा तो हम फैक्चुअल का जवाब आसानी से दे देंगे। तो कंसेप्चुअल देखिए, हमेशा जो नॉलेज होनी चाहिए डेप्थ में होनी चाहिए, डेप्थ में होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कंसेप्चुअल नॉलेज रखिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अब जो है डिमांड है यूपीएससी की या पीसीएस की या राज्य स्तर के किसी भी कंपटीशन की, जो डिमांड है वो कंसेप्चुअल बन गई फैक्चुअल की जगह। आप देखेंगे आपसे 5 साल पहले जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, वर्तमान में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। यानी कंसेप्ट क्लियर है तो कर लेंगे आप, नहीं तो नहीं हो पाएंगे आपसे। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति हैं C.L. कार्लाइल, जिन्होंने 1867 में इसके बारे में जानकारी दी हमें। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भाई मध्य पाषाणकालीन स्थल के बारे में या मध्य पाषाण साइट्स के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी किस व्यक्ति ने दी है, तो आपको C.L. कार्लाइल का नाम ध्यान रखना, 1867 में दी है। और मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो अत्यधिक माइक्रो थे, अत्यधिक छोटे थे। माइक्रोलिथ क्यों कहा गया, क्योंकि वो मध्य पाषाण काल में औजार इतने छोटे बनाए गए, इतने छोटे और धारदार थे कि जैसे आप मछली को मारने के लिए कांटे का प्रयोग करते हैं नहीं, आज वर्तमान में मछली पकड़ने के लिए, मछलियों का शिकार करने के लिए उन्होंने ऐसे औजार बनाए जो कांटे के रूप में यूज किए जाते थे। साथ ही साथ इस युग में हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के अंतर्गत कि पशुओं को पालना शुरू कर दिया, यानी पशुपालन की जो प्रथा है वो इस काल में शुरू हुई है। पशुपालन, तो पशुपालन की जो प्रथा है जो हम देखते हैं, पशुपालन इस किस काल की देन है, तो पशुपालन मध्य पाषाण काल की देन है। और मध्य पाषाण काल के 2 स्थल जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उन स्थलों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद, यानी जो आदमगढ़ है होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ बागौर जो राजस्थान में। ये 2 स्थल हैं जहां से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। जब प्रश्न आपसे आए कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखने दोनों स्थल। नंबर 1 आपको आदमगढ़ का नाम जरूर आना चाहिए, दूसरा बागौर राजस्थान से। ये 2 स्थल हैं जहां से
जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व पुराने हैं। यानी 5000 ईसा पूर्व में हमारे मानव जाति ने जो है पशुओं का पालना शुरू कर दिया था, यानी पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ बागोर मैंने बताया राजस्थान में है, और मैंने कहा आदमगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो कभी कभी साइट्स के नाम पूछ लेता है कि आदमगढ़ जो है किस साइट्स का स्थल है, तो आपको बताना है जो आदमगढ़ है वो मध्य पाषाण काल का स्थल है, जो वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, और बागोर राजस्थान में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक साथ ही साथ मध्य प्रदेश से एक भीम बेटिका मिलती है, शैल चित्र, यानी शैल चित्र बने हुए हैं तमाम सारे चित्र, जिसमें 1000 चित्र हैं लगभग। भीम बेटिका जिसको कहते हैं, वो भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो मध्य प्रदेश में है। भीम बेटिका और मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भीम बेटिका में क्या है, शैल चित्र है लगभग 1000। यदि पूछा जाए भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और किस काल का स्थल है आपको बताना, मध्य पाषाण काल का स्थल है, और जो है भीम बेटिका मध्य प्रदेश में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये प्रश्न भी आपको कई बार कंपटीशंस में मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के भीम बेटिका से शैल चित्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस समय यानी मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि मनुष्य ने बहुत उन्नति करनी शुरू कर दी। पहले से बहुत अपेक्षा उसके औजार इतने नुकीले हो गए, लेकिन अभी भी उसका जीवन जो है शिकार पर ही निर्भर है। अभी भी वो शिकार करता है, शिकार करना भी छोड़ा नहीं है उसने, अभी भी वो शिकार कर रहा है, जंगलों में जा रहा है। अब उसके औजार जो हैं, जो उसके हथियार हैं, वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा तेज धारदार हो गए हैं। और उसने जो है उन पशुओं को पालना शुरू कर दिया है जिन पशुओं से उसे लगता है कि उसे लाभ होगा। जैसे भैंस पालना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि भैंस से हमें क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। गाय पालने शुरू कर दी, ऐसे पशु पालने शुरू कर दिए जिनसे हमें लाभ हो। तो पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। और भीम बेटिका भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है आप लोगों से कि जो भी चीज़ पढ़ें आप ऐसे पढ़ें, कंसेप्चुअल पढ़ें, जिससे कि आप फैक्चुअल का भी जवाब दे सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगले वीडियो में मिलूंगा। उसके लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं। और मैं अब आपसे दावा करता हूं कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएस में, वो आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाई जाएगी। इस चैनल से जुड़िए ज़रूर, क्योंकि ये चैनल निश्चित रूप से आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। यदि आप वास्तव में जो है चीज़ों को जानना चाहते हैं, सही से पढ़ना चाहते हैं। देखिए ऐसे अगर आप चीज़ों को सही से जानेंगे तो निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना चाहिए, और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करने। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।